सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाती है, लेकिन कोशिश आज नहीं तो कल नहीं होती, कोशिश लगातार होती है। लगातार कोशिश से आपको सफलता प्राप्त होती है। हेलो हाय, मैं पर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं? सफलता विद पर्णा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप मेरी प्यारी बहन हो, मेरी दोस्त हो, जो भी हो, आप लोग को हृदय से अभिनंदन है, हृदय से आपका स्वागत है यहाँ पर। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। हम लोग ने 18 किया था। 18 में हम लोग ने 100 क्वेश्चन किया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर करीब 20 से 21 क्वेश्चन बीच में कट गया है। पढ़ाया मैंने पूरा था, नेटवर्क इशू था या क्या था मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कट गया था। तो मैं आज वो सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये भी आज बताना चाहती हूँ कि आपको मैं चाइल्ड डेवलपमेंट कराऊंगी, क्योंकि सबका सीटेट का, DSSB का और KBS PRT का, KBS TGT का, KBS PGT का, जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में खासकर केंद्र के आपको बाल विकास और साइकोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक का TGT PGT में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आज से हम लोग उसको भी पढ़ना चालू करेंगे, जो अनिवार्य है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया आपके पास में। प्रवेश पत्र भी शायद निकल ही रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो जो है आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है और 19 यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 81 से करेंगे, क्योंकि 80 हो पाया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और इसके पहले पूरा लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शेयर भी मन नहीं करते हो, आप लोग लाइक भी नहीं करते, नीचे कमेंट भी नहीं करते हो। कुछ गिने चुने लोग हैं, दीपिका जी हो गई, नम्रता जी हो गई, पूजा जी हो गई, दीपाली जी हो गई, और जो है और एक लोग का, मेरे पतिदेव का ही नाम है, वो भी हो गए, कमेंट करते हैं कभी कभी। ऐसे कुछ गिने चुने, देखिए 2-3 लोग का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। मैं आप लोग का नाम लिख कर मेंशन करूँगी, लिख कर मैं कल लेकर आऊँगी और बताऊँगी कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो आप सब लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। ठीक है, लाइक करते नहीं, कमेंट नहीं करते आप लोग, शेयर नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब करते और करवाते नहीं हो। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग। आइए, बातें बहुत हो गई, कितनी बातें की जाएंगी। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? 1 ग्राम किलोग्राम वजन। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ये जितने भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये 2010 RDA है, 2010 RDA है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आप बहुत ध्यान मत दीजिएगा, गलत है कि सही है कि क्या है, क्योंकि ये 2010 RDA है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस हैं 2004, 2006, 2009। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं। और जो 2004, 2006, 2009 है वो उसके पहले वाले RDA के होंगे। 2011, 2014, 2013 ये 2010 के RDA हैं। ठीक है, इसलिए समस्या ग्रस्त मत होइएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए तो एक मिनट, तो आइए 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, 10 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो आप लोग को पता है कि जब हम लोग का RDA 2010 वाला था तो उसमें 1 ग्राम प्रति किलोग्राम RDA के लिए चयनित किया गया था। अब उसको कम कर दिया गया, पहले 1 ग्राम प्रति किलोग्राम था। आप लोगों ने ऐड देखा होगा पिक्चर में, टीवी में जो है एक एक्टर है उसने ऐड किया हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जितने किलो का व्यक्ति हो उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये 2010 का RDA था, 2020 का RDA नहीं है। तो 2010 के RDA में 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन का आपको प्रोटीन चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। औसत मतलब नॉर्मल काम करने के लिए, बहुत कम वाला, जो एकदम नीचे वाला, मध्यम वाला नहीं, करने के लिए कितना? तो आपको बताइए 1790, 2060, 1900, 2880। तो जो कम काम करती है उसको 2000 से लेके 2000 जो है 200
2200 तक का उसको क्या चाहिए, कैलोरी ऊर्जा उसको चाहिए होती है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या है 2060 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शर्करा के लिए गुर्दों को जो है थ्रेस होल्ड मूल्य है, शर्करा के लिए गुर्दे का थ्रेस होल्ड मूल्य है, मूल्य क्या है, थ्रेस होल्ड मूल्य क्या है, पहले आइए हम लोग समझते हैं थ्रेस होल्ड मूल्य क्या है। ठीक है, तो अब थ्रेस होल्ड का मतलब होता है सीमा, मतलब किसी चीज़ की लिमिट कितनी है वो। तो क्या पूछा जा रहा है, शर्करा मतलब चीनी के लिए गुर्दे यानी किडनी की थ्रेस होल्ड मूल्य मतलब एकदम लिमिट कितनी है। ठीक है, क्या 110 से 140 मिलीग्राम डीएल, क्या 160 से 170 मिलीग्राम डीएल, क्या 100 से 150 मिलीग्राम डीएल, क्या 200 से 250 मिलीग्राम डीएल। तो जो थ्रेस होल्ड है मतलब कि एक सीमा है, इससे ज़्यादा वो अपना नहीं सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा वो अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा उसके अंदर जाने लगेगा रोज़ का रोज़ रोज़ का रोज़, तो वो क्या होगा, वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो थ्रेस होल्ड मूल्य जो है किडनी का वो कितना है, 110 से 140 मिलीग्राम डीएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क को मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। एक वयस्क को, मनुष्य हो, स्त्री हो, कोई हो, मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर, मिश्रित मतलब मिली हुई प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो 2 मिलीग्राम, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम और 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो जो आपका एक वयस्क जो है मनुष्य है, स्त्री है या पुरुष है, वो जब, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ दूध से प्रोटीन ले रहा है, ऐसा तो है नहीं वो सिर्फ दाल से प्रोटीन ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ मीट खा रहा है या वो सिर्फ अंडे खा रहा है, वो सब कुछ खा रहा है और सब कुछ के मिली जुली भगत से क्या होता है, उसको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए उसको, उसको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है, फल व सब्जी, सलाद, दालें और चाय। तो निम्नलिखित संतुलित आहार के लिए चाय बिल्कुल आवश्यक नहीं है। चाय सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जो है क्या बोलते हैं उसको, एक लत है, एक आपके अंदर वो आदत बन चुकी है और वो किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं देती है। अगर आपको चाय पत्ती का फ़ायदा लेना है तो आपको काली चाय बना के पीनी पड़ेगी। भले चाय पत्ती का आप ज़्यादा फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। अगर दूध में चीनी के साथ चाय पत्ती मिल गई तो वो दूध भी बेकार चला जाता है, चाय पत्ती भी बेकार चली जाती है और वो चीनी भी बेकार चली जाती है। इनफैक्ट चीनी तो बेकार ही है, चीनी तो किसी लाभ में आती ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक है। तो अत्यधिक जो क्रियाशील है, क्या 2000, क्या 2875, 3875 और 1900। तो जो अत्यधिक क्रियाशील पुरुष, इसको 2800 से 3000 कैलोरी ऊर्जा या 3200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2875 है, यही आपको करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। नियोजन मतलब कि यहाँ पर FDR, LIC, NSC, लॉटरी, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। तो ये नियोजन का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को नियोजित करना, निर्धारण करना और अपने आप को संयमी बनाना, पैसे बचाना, जो भी आप इसको नियोजन का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो FDR, ठीक है, ठीक है, जिसको मैं FDR, FDR को हम लोग बोलते हैं ना, तो फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद LIC, लाइफ इंश्योरेंस, NSC और लॉटरी। तो आपको जो लॉटरी है ना, लॉटरी, ये आपके क्या होते हैं, अच्छा नियोजन का तरीका नहीं होता है, क्योंकि लॉटरी एक ऐसी चीज़ होती है कि लग गई तो बल्ले बल्ले और नहीं लगी तो नीचे पड़े। ठीक है, लग गई तो बल्ले बल्ले, नहीं पड़े तो नीचे पड़े। ठीक है, तो इसलिए लॉटरी आपका सही नियोजन नहीं है। जिसके पास बुक होगी वो आंसर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? डॉक्टर की, डाइटिशियन की, नर्स की, गृहिणी की? तो आप सबको पता है कि आहार चिकित्सा में डाइटिशियन जो होता है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। डाइटिशियन ही बताता है कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या हम खाएंगे जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, क्या हम खाएंगे जिससे मोटापा नहीं आएगा, क्या हम खाएंगे जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो डाइटिशियन आहार को जो है तय करता है। उसके बाद आपका जो है नर्स है, डॉक्टर है, वो सारी चीज़ें बीमारियों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? आहार नियोजन को आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो आहार नियोजन को सब जो है प्रभावित कर। आयु, भाई आपका 5 साल का बच्चा है तो भी क्या वो 4 रोटी चावल खाएगा? या आपका जो है 10 साल का व्यक्ति है, 10 साल का बच्चा है, या आपका 25 साल का व्यक्ति है तो भी क्या वो 1 रोटी और जो है 1 कटोरी दाल खा के रह पाएगा? इसलिए आपका आहार नियोजन को आयु भी, शारीरिक अवस्था, कोई बीमार आदमी है तो वो उतना अच्छे से नहीं खा पाएगा जो स्वस्थ आदमी खाएगा, स्वस्थ आदमी बीमार आदमी के खाने का नहीं खा पाएगा। तो शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय, रिक्शा चलाने वाला जो खाना खा रहा है उसकी वो व्यवसाय के अनुसार खाना खा रहा है। एक अधिकारी है वो अपने अनुसार का खाना खा रहा है। एक जो है उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, वो अपने अनुसार भोजन कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति जानना, भोजन, रोगी के भोजन संबंधी आदतें जानना। ठीक है, अगर रोगी है तो उसको क्या चीज़ जानना अनिवार्य है? तो रोगी के लिए सब चीज़ें जानना अनिवार्य है। क्यों? रोग का कारण जानेंगे तभी आप उसके बारे में पता लगा पाएंगे कि इसको कैसा भोजन चाहिए। आहार की प्रकृति जानेंगे, आप जानेंगे कि हाँ, रोगी को अगर जो है पेट उसका पीलिया हो गया है मान लो रोगी को, तो रोगी को आप भर भर के दाल नहीं खिला सकते, आप सोयाबीन नहीं खिला सकते, आप मीट मांस नहीं खिला सकते, आप अंडे नहीं खिला सकते। तो आहार की प्रकृति को भी जानेंगे, प्रोटीन है, तासीर गर्म है, तासीर ठंडी है, कुछ ही है, वो आपको जाननी पड़ेगी। रोगी के भोजन संबंधी आता है, रोगी की आदतें कौन सी हैं, मतलब रोगी चटपटा खाना खाता है तो उसको कैसा भोजन देना है। रोगी एकदम से ऐसे बिना तेल मसाले वाला खाना डाइटिंग पे रहता है बिल्कुल से, उसको कैसा भोजन देना है। इसलिए आपको इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है कच्चा नारियल पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, और मैं थोड़ा कम करूं इसको, बारले का पानी। तो आपको पता है कि कच्चे नारियल का पानी तरल आहार होता है क्योंकि बिल्कुल पानी ही होता है। ग्लूकोज का पानी बिल्कुल पानी है, कुछ नहीं, आप पानी 1 गिलास लो, उसमें 1 चम्मच ग्लूकोज घोलो, पानी ही रहता, थोड़ा ठंडा भर हो जाता है। बारले का पानी, जौ का पानी, आपने जौ को उबाला और इसके बाद में उसको छान दिया तो बिल्कुल तरल पदार्थ है। लेकिन खिचड़ी आपकी शुद्ध तरल पदार्थ नहीं, उसमें चावल दाल जो आप डालते हो उसमें आता ही आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम और 300 से 350 ग्राम। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार में आपको जाएगा 100 से 125 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? देखिए 2004 का क्वेश्चन है ये, तो 2004 का क्वेश्चन है, तो ये और पहले के RDA इस पर लागू होते हैं। क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं करवा दे रही हूँ। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में आप मुझे आंसर देंगे कि अपने यहाँ ICMR द्वारा जो है 2020 में कितने बच्चे के लिए कितनी कैलोरी रखी गई है आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर तो आप समझ लो कि ICMR द्वारा बच्चे के लिए 1200 से 1500 कैलोरी ऊर्जा तय की गई है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि 2020 में कितनी कैलोरी ऊर्जा तय की गई है। ठीक है, आप मुझे बताना। ये 2010 का भी नहीं, मुझे सन 2000 का जो है RDA है, और आप क्या 2020 का मुझे बताना यहाँ नीचे कमेंट करके। ठीक है,
चलिए, पढ़े सब लोग हैं ना, मैंने आरडीए सबको पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए, आरडीए पीछे पड़ा हुआ है, आप जो है जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो फूड एंड न्यूट्रिशन में उस प्लेलिस्ट में आरडीए पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आरडीआई, ठीक है, आरडीआई संतुलित आहार अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है कार्यस्थल से, सामाजिक स्थिति से, पारिवारिक आकार से, शारीरिक आकार से। तो संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण मतलब कि खाना अंतर्ग्रहण करना, जो अंदर जा रहा हो, किससे प्रभावित, कार्यस्थल से प्रभावित होता है, ठीक है। सामाजिक स्थिति, अंतर्ग्रहण मतलब खाने की क्रिया को बता रहा है, खाने की क्रिया हमारे कार्यस्थल से नहीं प्रभावित होती है। आपको 4 रोटी खाना, 6 रोटी खाना, वो आपके पेट में जा रहा हो, उससे काम करने वाली जगह से कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ के मेस में जाओ, अपनी टिफिन खोलो, जो भी आप खाओ वो आप तय करते हो। सामाजिक स्थिति, आपके अगल बगल जो है, अगर लंच टाइम हुआ, सब खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो, तो उसमें आपके पेट में कितना जा रहा है, इससे लोगों को मतलब नहीं है, ठीक है। पारिवारिक आकार, पारिवारिक आकार मतलब रखता है, क्यों मतलब रखता है पारिवारिक आकार, शारीरिक आकार भी आपका अंतर्ग्रहण, संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण, संतुलित मतलब समाकित, सब कुछ मिलाकर, सिर्फ ये नहीं है कि जो है आपने एक गिलास चाय पी ली, अब पूरा दिन तो हम जो है फ्री स्टाइल में रहेंगे, बिल्कुल नहीं। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रोटीन के लिए 2 गिलास दूध पी लिया, आप दाल नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, सब्जी नहीं खा रहे, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रोटीन चाहिए तो आप दाल भी खाओ, आप सब्जी भी खाओ, आप चावल भी खाओ, आप रोटी भी खाओ, आपको आटे का प्रोटीन मिले, आपको चावल का मिले, आपको दाल का मिले, आपको सब्जी का मिले, इस तरह से। तो संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण क्या होती है, पारिवारिक आकार को मद्देनजर रखते हैं कि पारिवारिक आकार छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसके हिसाब से खाना पीना पकाया जाता है, और उस आहार में क्या कितना पॉइंट हमको मिनरल्स, क्या कितना प्रोटीन, क्या कितना पानी, क्या कितना नमक, सब कुछ मिल रहा है, वो पारिवारिक आकार ही बता पाता है। आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग के लिए अगर 50 रोटी बनी है तो हो सकता है आपके यहाँ कोई 5 खा ले, कोई 6 खा ले, कोई 8 खा ले, ठीक है। लेकिन अगर आपके परिवार में 20 लोग हैं और आपके पास बहुत परिस्थिति नहीं है कि जो है आप 1000 रोटी बना के रखें, आप 10,000 जो है कुंटल चावल अपने घर में रख लिए, 10,000 किलो चावल रख लिए, 10 किलो कुंटल, ठीक है, 100 कुंटल, तो आप क्या करेंगे, तो जब आपके परिवार जो होते हैं ना, उनका आकार जो होता है वो तय करता है कि आपके आहार में कैसे कितना मिलता है। जैसे कि सपोज दैट आपके परिवार में 6 लोग हैं, आपके 6 लोग हैं, आपने 1 किलो बादाम मंगा लिया, 1 किलो किशमिश मंगा ली, 1 किलो छुहारा मंगा लिया, पिस्ता मंगा लिया, अखरोट मंगा लिया, आपने खाया, आप 1 महीने आराम से उसको चलाते हैं। आपके जो अंदर आहारीय संतुति जो है अंतर्ग्रहण पहुंच रहा है, मतलब अंतर्ग्रहण जा रहा है वो अंदर में आपके, वो एकदम परफेक्ट है। आपको 4 बादाम मिल जा रहा है, आपको 8-10 किशमिश मिल जा रही है, आपको 3 छुहारे मिल जा रहे हैं, ये हो गया। लेकिन अगर आपके परिवार में वही 10 लोग हैं और तब आपने 1 किलो बादाम मंगाया है, 1 किलो छुहारा, 1 किलो किशमिश, तो भी क्या इसी रेशियो में आपके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए पारिवारिक आकार यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है, इससे शरीर बनाने वाले खाद्यों से, संरक्षी सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से, तेलों और वसा से। तो ऊर्जा आहार में प्राप्त होती है आपको अनाज और बाजरों से। हमारी थाली में गेहूं की बनी रोटी और धान का बना चावल ज़्यादा रहता है, चावल में भी कार्ब बहुत है भर भर के, और गेहूं में भी कार्ब है। अब आलू हमने खाया है सब्जी, तो क्या हो गया कि संतुलित आहार में किसकी ऊर्जा की अधिकांशता पूर्ति होती है, कैसे प्राप्ति होती है, अनाजों से, बाजराओं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए, ऊर्जा बचत। तो आहार नियोजन क्या है आपके लिए, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया। आप जैसे मान लीजिए मैं सच्ची कहानी बताऊं आपको कि कल मेरे घर में एक लोग बहुत मेरे घर में रिश्तेदार है आए, संडे था कल, इसीलिए कल मैं संडे को कुछ कर नहीं पाती क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आते जाते रहते। संडे को आए, बैठे, तो वो बहुत उनकी भारी शरीर है,
तो बातचीत होने लगी, बोले कि जो है हमेशा भूख लगती है, हमेशा चाय पीने का मन करता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तय तो कर लो, आप दिन भर खाते क्या हो? दिन भर आप तय कर लो आप खाते क्या हो, आप तय कर लो आप कितने कप चाय पीते हो, उसके बाद आप अपने आहार में बदलाव लेकर आओ, अपने आप दुबले हो जाओगे। आप कुछ नहीं करना आपको। खूब ढेर सारा चावल खाते हो तो उस चावल को 1/4 कर दो भुजिया चावल से, यानी कि ब्राउन राइस से। अपने आप आपके जो है कार्ब्स तो कम हुए हुए, आपको प्रोटीन पोषक तत्व तो ज़्यादा मिल गए। ठीक है। सब्जी आप जो आलू भर भर के खाते हो, उस आलू को आप पत्ता गोभी, लौकी, खीरा, गाजर, टमाटर इस पे स्विच कर दो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ होगी आहार नियोजन आपके पोषण को पर्याप्त करता है। आपने अपने आहार को नियोजित कर लिया, अपने परिवार के आहार को नियोजित कर लिया, तो आपको पोषण मिल गया। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों की जाती है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों की जाती है। फास्ट फूड यूनिट, एयर कैटरिंग, औद्योगिक कैफेटेरियो और रेस्टोरेंट। ठीक है। अब सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग है क्या। अब सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग ये है कि आपने सब्सिडी, आप समझ रहे होंगे, आप सिलेंडर लेते हो, अब तो बहुत कम मिलने लगा। जब शुरू शुरू में सब्सिडी शुरू हुआ था तो 215, 210, 190 ऐसे मिलता था। तो सब्सिडी का मतलब यही होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी पैसे देके, और उसमें आपको कुछ चीज़ें, जैसे आप समझते हो ना कैशबैक, आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हो तो आपको मिलता है कैशबैक, इतना कैशबैक आपको मिला। आपने 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 की मोबाइल खरीदी, आपको 2,000, 2,500 कैशबैक मिला। वो कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। बस सब्सिडी भी सेम टू सेम कैशबैक है। ठीक है। तो आपको ये कैशबैक मिलता कहाँ है, इसका पूछने का मतलब फास्ट फूड यूनिट में मिलता है, एयर कैटरिंग में मिलता है, औद्योगिक कैफेटेरियो में मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है। तो रेस्टोरेंट में आप गए हो और आपने 5,000 का अपने परिवार के साथ भोजन किया या कुछ भी किया, तो क्या आपको सब्सिडी मिलता है? इनफैक्ट आप टिप दे के आते हो कि भैया हमने आपके यहाँ जो है 5,000 रुपये का, हम पूरा परिवार ने नाश्ता किया, खाना खाया, जो भी किया, ये आपका जो है 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, जैसे आपकी इच्छा होती है आप उसको टिप्स देते हो। वो तो और ज़्यादा खर्चा हो गया। ठीक है। औद्योगिक कैफेटेरियो, उद्योग में जो कैफ़े होता है, उसका जो एक स्थान होता है, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। फास्ट फूड यूनिट वहाँ भी नहीं होता। लेकिन आप जब एयरवेज में आप किसी ने यात्रा किया होगा तो पता होगा, जो हम लोग भोजन करते हैं वहाँ पर, जो हम लोग कुछ भी वहाँ की कुछ चीज़ें सुविधाएं लेते हैं केटरिंग वाली, तो उस पर सब्सिडी मिलता है, क्योंकि उसमें टिकट भी ज़्यादा होता है एयर में, तो वो हम लोग को कैशबैक थोड़ा बहुत मिलता है, वो यही होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ नहीं रहे होंगे तो मुझे बताइएगा। क्लास कैसी लगेगी ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्यों? IDDM जो है कि आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए? आपको पहली बात तो ये कि कमेंट में भी मुझे बताना है IDDM का फुल फॉर्म। कमेंट में मुझे आप बताओगे IDDM का फुल फॉर्म। प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IDDM का फुल फॉर्म। ठीक है। तो यह कब्ज का कारण है, यह कीटोसिस का कारण है, या संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो मरीज के आहार में आपको, जो मरीज है उसके आहार में वो कार्बोज पूरी तरह से इसलिए नहीं रोकना चाहिए क्योंकि जो IDDM के मरीज होते हैं उनमें ऊर्जा की कमी होती है, उनको वीकनेस आ जाती है। वीकनेस आने के कारण से उनको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी अगर आप उनकी कैलोरी कार्बोज पूरी तरीके से बंद कर दोगे। नहीं बंद करना है, वरना ऊर्जा उनको नहीं मिलेगी, उनको चक्कर आकर वो गिर पड़ेंगे। ठीक है। कब्ज का कारण है तो ऐसा नहीं है, कार्बोज आप लेते हो, कार्बोज नहीं भी लोगे
अगर आप खूब ढेर सारा फल खाते हो, आप हरी सब्जियां खाते हो, तो भी कब्ज नहीं होने वाला आपको। कीटोसिस का कारण, कीटोसिस में यही होता है कि प्रोटीन खूब ज़्यादा लिया जाता है और फैट बिल्कुल नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट वो पता नहीं क्या फैट कटर ट्री वगैरह कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो सब चीज़ें कीटोसिस में होती हैं। संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, ऐसा है। ये मैंने कहने जा रही थी, ऐसा नहीं है, किताब के अनुसार कहने जा रही थी, लेकिन सच में ऐसा, अगर आप खाना खा लो, जिसकी चावल खाने की आदत है, अगर उसको चावल नहीं मिलता तो उसको पेट नहीं भरता, उसको दिमाग भर है उसमें, ऐसे कुछ नहीं है। क्या आप 8 रोटी खा लोगे तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन दिमाग में आता है कि मैंने चावल नहीं खाया, मेरा पेट नहीं भरता। आप अधिकतर सुनते हो, हर तीसरे आदमी के मुँह से सुनते हो, नहीं भाई मेरा चावल नहीं खाना है तो मेरा पेट नहीं भरना है। तो ये चीज़ है, लेकिन संतुष्टि का अनुभव हो जाता है। कोई लोग, बहुत कम लोग ऐसे ना मिलेंगे आपको जो चावल खा के ही पेट भरेंगे, नहीं तो अगर उनको चावल नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं, खा के पेट भर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि पूरी ऊर्जा उन्हें प्राप्त नहीं होती है, जिससे उनको समस्या आ सकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन याद है ना, आपको IDDM का पूरा नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2010 का RDA है 150, 300, 600, 1000। लेकिन ये 110 का RDA जरूर, लेकिन प्लस उतनी ही कैलोरी वहाँ भी थी, प्लस इतनी ही कैलोरी यहाँ पर है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 300 से 350 प्लस कैलोरी जाती है, तो वो गर्भावस्था में उसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पालक में लौह अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसके जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से निम्न में से किसकी उपस्थिति है? ऑक्सलेट्स, फाइटेट्स, फाइबर और क्लोरोफिल। तो आपका जो पालक होता है उसमें ऑक्सलेट्स होता है, इसलिए जो है क्या होता है, वो आपके शरीर में उस तरह से जो है मतलब लौह अंश जो होता है वो उसका शरीर में अच्छे से लगता नहीं है भाई। नहीं तो अब आप सोचो कि चुकंदर खाया जाता है, आप सोचो कि पालक खाया जाता है, आप सोचो कि हम लोग जो है मेथी खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं लौह तत्व के लिए, उसके बाद भी हमको आयरन के लिए अलग से टैबलेट लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए कि ऑक्सलेट्स होते हैं पालक में जो पूर्ण रूप से घुलते नहीं शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फाइबर पालक में होता है, क्लोरोफिल भी पालक में होता है, फाइटेट्स भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच जाएंगे 102 पर। 102 क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मेयोनीज बनाने के लिए किया इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है? पैक्टीन, पेप्सिन, लैक्टोज, लेसिथिन। तो आपको पता है मेयोनीज अंडे की चटनी होती है, अंडे को बॉयल करके उसकी चटनी बनती है वाइट कलर की। अब तो शायद वेज भी मेयोनीज आता है, मैं नहीं खाती मेयोनीज क्योंकि अंडे वंडे में वो चटनी होती है, ऐड वैड में देखने लगे, सच बोलो तो मेयोनीज हमें पता भी नहीं था, अब तो पढ़ते पढ़ाते पता चल गया। ऊपर से क्या भरोसा, अंडे की चटनी है और बोल के देने की जो है वेजिटेरियन है, तो फिर हम लोग तो खाएंगे नहीं और अपना धर्म भी भ्रष्ट ही होना है कि हाँ आज तक नहीं खाया तो आज खा लिया। ये तो बड़ा बुरा काम हो गया मेरे साथ। नींद नहीं आनी रात भर, भगवान के पास बार बार जाके सर पटके की गलती हो गई। तो इसलिए मेयोनीज मैं खाती नहीं, अपने घर में लाती नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मेयोनीज क्या होता है, लेसिथिन होता है। मैं थोड़ा सा इसलिए हंसी मजाक कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर नहीं हो। ठीक है, गलत वे में मत लीजिएगा। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं। इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है? अब मैंने आपको बताया था ग्लाइसेमिक क्या होता है। ग्लाइसेमिक जिसमें ज़्यादा आपको ग्लूकोज, ज़्यादा आपको फैट, ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कम मिलती है, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको किसमें कौन से में अधिक ग्लाइसेमिक, इन चारों में आपको बताना है। कॉर्नफ्लेक्स में, राजमा में, सेब में, ओट्स में। तो आप सबको पता है कि
कॉर्न फ्लैक्स जो होता है, कॉर्न फ्लैक्स यानी कॉर्न मतलब मक्का, फ्लैक्स मतलब उसके चिप्स बनते हैं, उसके जो है वो होते हैं, मतलब ऐसे उसको पका के चिपका के बना देते हैं तो वो कॉर्न फ्लैक्स हो जाता है। फ्राई भी कर दिया जाता है, कहीं 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 भून के रखा जाता है, पैकेट्स में आजकल आते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और राजमा, राजमा में तो प्रोटीन बहुत होता है। सेब, सेब तो मिनरल फाइबर और आयरन का तो भरपूर स्रोत है ही। ओट्स, ओट्स में फैट्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन ही होता है, ठीक है। तो आपका कॉर्न फ्लैक्स जो होता है ना, इसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है, उसे निरंतर बना रहना चाहिए, प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में बदलना चाहिए, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित है, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा उत्तम योजना गुण नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ गलती से आ गया है, ये प्रबंधन का क्वेश्चन है, जो है मैनेजमेंट का क्वेश्चन, होम मैनेजमेंट का, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है तो हम लोग इसको करेंगे कि उत्तम योजना का गुण नहीं, उसे निरंतर बनाना चाहिए। तो निरंतर अगर कोई योजना बनी रहती है तो वो उत्तम योजना होती है। विभिन्न स्तर अंतर संबंधित है, अंतर है स्तर पे, अलग अलग स्तर पे अलग अलग अंतर है, वो बढ़िया योजना है। जैसे कि आप आज विद्यालय जा रहे हो तो वो आपका स्तर चेंज है, आप कार से जा रहे हो, आप टेम्पू से जा रहे हो, वो अलग सी बात है ना। ये तो है नहीं कि आपका 8 किलोमीटर विद्यालय है तो आप पैदल ही चले गए, तो वो कोई योजना आपकी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए विभिन्न स्तर जो है अलग, विभिन्न स्तर अंतर संबंधित हो योजना, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए, योजना में बिल्कुल सही है। आप सवेरे उठते हो तो मान लो सपोज दैट आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, बेसिकली औरतें नहाने के पहले चाय वाय शायद पीती नहीं है, मेरे घर में तो ऐसा ही है, तो आपके घर में भी ऐसा होगा। महिलाएं क्या होती है ना, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो पहले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई चाहे जो हो, पहले अपने भगवान को जप लेंगी, भगवान का मनावना लेंगी, तब चाय पानी करेंगी। लेकिन पुरुष जो होते हैं ना, एक नंबर के, क्या बताऊँ मैं, उनको बिस्तर पे ही जो है चाहे काली गोरी कोई भी चाय दो, चाय चाहिए। तो क्या होता है, हमारी प्राथमिक ये जो है क्या होती है, दायित्व तो होता है, महत्व होता है कि हम सो के उठते हैं, अपना उठे गए, चाय बनाए, चाय बनाने हाथ पैर धुला, मुंह धुला, चाय बनाए, पति देव को दिया, ससुर जी को पहुंचा दिया बच्चे से कि जो है जाओ बाबा को चाय दे दो, और उसके बाद हम काम करते हैं। ये प्राथमिक आवश्यकता होगी। चलो ये तो बहुत बेसिक, मैं इतना बेसिक उदाहरण आप लोग को देती हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए। चलो ये तो आपकी होगी। अब हम लोग सोचते हैं और आगे की चीज़ें। मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, मार्केट जाना है आपको, और अपने बच्चे, सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत बेहतरीन सर्दी आ गई, मतलब बहुत ठंडी आ गई, और आपके बच्चे को ग्लव्स चाहिए क्योंकि वो विद्यालय जाता है। अब आप मार्केट गए, आप कहे कि नहीं ग्लव्स लेने की क्या आवश्यकता है, चलो एक तो स्वेटर खरीद देते हैं इसको। अब आपने एक स्वेटर उसको खरीदे, लेकिन उसको जो आवश्यकता थी ग्लव्स की, उसका हाथ ठंडा हो जाता था, वो स्कूल में लिख नहीं पाता था, वो पूरा दिन कांपता है उसी हाथ के ठंडे के वजह से, आपने वो काम नहीं किया। जबकि प्राथमिक आवश्यकता क्या थी, आपके ग्लव्स खरीदने की, दस्ताने खरीदने की प्राथमिक आवश्यकता थी। तो क्या हो गया, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आप अस्थायी रहो वो ना रहो वो अलग सी बात है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तित होते चलो, वो योजना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल से सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो चावल दाल से बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता क्यों होती है। दाल लाइसिन प्रदान करता है और चावल में कम है। चावल मिथियोनिन प्रदान करता है, दाल में कम है। चावल विटामिन सी प्रदान करता है, दाल में कम है। ए और बी दोनों। तो आपको पता है दाल में लाइसिन है, चावल में नहीं है, और दाल में मिथियोनिन है, चावल में और चावल में मिथियोनिन है, दाल में नहीं है। इसीलिए दाल चावल मिक्स करके खाना चाहिए, खिचड़ी बना के खाना चाहिए। अगर खिचड़ी में आप सब्जी डाल सकते हो तो वो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों को वो क्या करता है, इकट्ठा करके ले आता है। इसलिए खिचड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चावल विटामिन सी कैसे प्रदान करेगा, क्योंकि जब विटामिन सी को अच्छे तापमान पर पका दिया जाता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कभी भी आप
जो है कभी ट्राई करो अपने घर में कि नींबू को काटो, उसको खूब अच्छे से पका दो, देखो कड़वापन आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होती है? अनुपूरक मतलब दूध देने के बाद में और कुछ देना। ठीक है, जैसे कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, अब वो दूध पी रहा था, 6 महीने का हुआ, अब उसका दूध से पेट नहीं भर रहा, अब आपको कुछ और देना है, तो अब उसको अनुपूरक आहार बोलते हैं। ठीक है, तो 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास। तो 12 महीने में बच्चा साल भर का हो तब तक उसको शुरू कर देना चाहिए, मतलब को अच्छे से ढंग से वो बच्चा आपका ऊपर से दूध पीने लगे, दाल का जूस पीने लगे, आपका थोड़ा सा रोटी सोटी खाने लगे। ठीक है, 4 महीने के आसपास नहीं देना है, 2 महीने के आसपास नहीं देना, बिल्कुल एकदम से। अगर माँ को दूध नहीं होता तो कोई ऑप्शन है कि ठीक है चलो गाय का दूध या डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो दूध आप दे दो, लेकिन अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो आपकी माँ स्वस्थ है, उसको 6 महीने तक दूध पर एकदम पर्याप्त परिपूर्ण रूप से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6 महीने में बच्चे को जो है अनुपूरक आहार देना चालू कर देंगे। 6 महीने जब बच्चा पूरा हो जाएगा तब। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ये 2014 का है, यानी कि आपका कौन सा है, 2010 वाला आरडी है। 50 ग्राम प्रति किलोग्राम, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम आपको चाहिए था 2010 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक रजोनिर्वती मतलब एमसी पीरियड, आपका महीना जो होता है, एक रजोनिर्वती महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। ठीक है, ये भी 2018 यानी कि 2010 वाला ही चलेगा इसमें भी। तो रजोनिर्वती जो महिला होती है उसके लिए जो कैल्शियम है वो 600 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम, 700 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। तो उसको 600 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, उसको 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए, जो रजोनिर्वती हो रही है उसको, महिला को। इनफैक्ट चाहिए तो सबको ही इतना, लेकिन जो रजोनिर्वती महिला होती है वो महीने के 6 दिन 5 दिन उसके ब्लड निकलता है, वो कोई गंदा खून नहीं होता कि वो गंदा खून है, इसलिए अगर पीरियड्स बहुत अधिक होते हैं तो ब्लड की कमी, एचबी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको आयरन कैल्शियम भरपूर मात्रा में इनके शरीर में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 से दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, आपको जो है क्या मिलान करना है, आइए देखते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। ल्यूकोसिन है, मायोग्लोबिन है, मायो एल्ब्यूमिन है, लैक्टो एल्ब्यूमिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है, ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, किसके लिए उपयोग होते हैं या किस में मिलते हैं, आइए देखना है। मांसपेशी, दूध, लिम्फ, गेहूं, अंडे का सफ़ेद भाग। ठीक है, किस में मिलते हैं देखना है। तो आपका जो है ल्यूकोसिन आपका किस में मिलता है, तो ल्यूकोसिन आपको कहाँ मिलता है, गेहूं में मिलता है। ल्यूकोसिन प्रोटीन कहाँ मिल जाता है आपका, मिलाती चलूँ मैं, ल्यूकोसिन मिल जाता है गेहूं में, यानी कि पहले 4 जाएगा। ठीक है, मायो एल्ब्यूमिन कहाँ मिल जाएगा आपको, मायो एल्ब्यूमिन मिल जाएगा मांसपेशी में। ठीक है, नंबर 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा लैक्टे एल्ब्यूमिन। लैक्टोज कहाँ मिलता है, दूध में मिलता है, तो जाहिर सी बात है लैक्टे आ गया तो दूध आ गया, यानी कि नंबर 2। ठीक है, 4 1 2। ठीक है, उसके बाद में सीरम एल्ब्यूमिन, तो सीरम एल्ब्यूमिन आपको मिल जाएगा अंडे में। एल्ब्यूमिन ग्लोबिन मिलता भी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी मिलता है अंडे में, तो सीरम आपको कहाँ मिल जाएगा, अंडे के सफ़ेद भाग में मिल जाएगा, यानी कि 5। 4 1 2 5, 4 1 4 1 4 1 है ना, 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है क्या यहीं पर, 4 1 2 3 है, 1 2 4 3 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप सही कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ गलत है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 3 दिया हुआ बी, यहाँ पर आप 5 करिएगा। ठीक है, और एक चीज लिम्फ मालूम है क्या है, लिम्फ आपके खून के अंदर जो लसिका मतलब जो लसलसापन होता है वो चीज़ होता है, इसलिए मैं इसको बता दी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसमें आप 3 को 5 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, पार्ट ए 110 क्वेश्चन नंबर है। केक खाने से कब्ज नहीं होता, अस्वस्थकर जंक खाद्य पदार्थ,
तेल, खाद्य पदार्थ, रफेज और परिष्कृत अनाज। परिष्कृत मतलब छाना हुआ, इसका चोकर अलग कर लिया जाए। जंक, जंक मतलब जंक फूड, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, जो बहुत मज़ा आता है खाने में, जिसको कूचना कम पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। तेल, खाद्य, तला भुना, समोसे, आहा बड़े मज़ेदार हैं वो वाला। रफेज, ओहो रोटी चिकनी नहीं है मम्मी, ठीक है। तो आपको क्या खाने में रफेज खाते हैं जब आप लोग, तो आपको क्या होता है, जो है आपका कब्ज नहीं होता, ठीक है, रफेज खाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? टमाटर में लाल रंग क्यों होता है, ठीक है। तो आपका फ्लेविन या फ्लेविनाइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि क्लोरोफिल हरे चीज़ में, फ्लेविनाइड वाइट में, एंथोसाइनिन आपको पर्पल में मिलता है, ठीक है। पर्पल कलर की चीज़ होती है, बैगनी कलर की चीज़ होती है, उसमें मिलता है। अब यहाँ टमाटर में आंसर दिया हुआ है, लेकिन टमाटर लाइकोपिन कलर होता है। अगर टमाटर पर्पल कलर का होता, जो कि कहीं कहीं हम उसमें देखने को मिलता है, वीडियो वगैरह देखिए तो पर्पल कलर का टमाटर, अभी तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो इसलिए आप पर्पल कलर की चीज़ों पे ही लगाइएगा एंथोसाइनिन, ठीक है, पर्पल कलर की चीज़ों पर लगाइएगा। इसलिए टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर कलर किसी कारण होता है, लाइको, आप सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं, पिन के कारण होता है। और जो आंसर दिया है एंथोसाइनिन, वो बैगनी कलर की चीज़ों के कारण, जैसे बैगन हो गया, वो हो गई जो गाजर हो गई बैगनी वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विद्यालय बालकों का आहार है बालोपहार, जिसको बालाहार बोलते हैं। बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट या डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट काम करे। डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ जो है काम नहीं करती हैं। आइए इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं बताऊंगी। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की संतुलित दैनिक हिस्सा होता है कितना ग्राम प्रतिदिन? 2005 का ये क्वेश्चन है, यानी कि आपका ये 2000 वाला आरडीए चल रहा है, क्योंकि आरडीए 10 साल का बनता है। 50 ग्राम प्रतिदिन, 57 ग्राम प्रतिदिन, 63 ग्राम प्रतिदिन, 68 ग्राम। तो जाहिर सी बात है 50 ग्राम प्रतिदिन ही आएगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं का, लड़कियों का वेट भी तो इसी हिसाब से तय किया गया है, 55। उस समय तो 50 ही था, अब तो 55 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्भावस्था धात्री माता के लिए आहार योजना का इसमें बात हो रहा है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार की मात्रा कितनी थी? 1900 कैलोरी, 2010 कैलोरी, 2190 कैलोरी या 2230 कैलोरी। तो 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए जो संतुलित अवस्था थी वो 2000 कैलोरी करीब थी, ठीक है। तो 2010 यहाँ पर करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइए देखा जाए। धात्री महिला की लौह तत्व की आहारीय प्रस्तावित मात्रा है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, 17 मिलीग्राम प्रतिदिन या 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो जो धात्री महिला है उसका 25 से 27 मिलीग्राम प्रतिदिन था 2010 वाले आरडीए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्भावस्था के दौरान वांछित आईसीएमआर है 21 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, या आईसीएमआर है प्रतिदिन। तो आईसीएमआर, गर्भावस्था दौरान वांछित आईसीएमआर, अब आईसीएमआर का कुछ डाटा नहीं दिया गया है, कुछ पूछा नहीं गया है, और तो और आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझूंगी तभी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन मैं पूरा समझूंगी तभी मैं आपको कराऊंगी
किस अवस्था की बात हो रही है? गर्भावस्था की बात हो रही है तो आपको जो है 25 से 27 से 30 मिलीग्राम आपका आयरन हो जाता है, ठीक है। धात्री महिलाओं के लिए आहार की बात हो रही है तो किस आहार की बात हो रही है ये मैं समझ के आपको क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से प्रायः शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडिमा हो जाता है, किडनीज्म हो जाता है, घेंघा हो जाता है, रिकेट्स होता है। तो शिशु में किडनीज्म होता है, घेंघा बड़ों में होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 118, गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाता है क्या? पीलिया, मातृ मृत्यु दर्द, शिशु का जन्मभार कम होना, या ए, बी और सी दोनों, ठीक है। तो गर्भावस्था में अगर लौह तत्व नहीं लिया जाता है, ठीक है, मतलब आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी मातृ मृत्यु दर्द भी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और शिशु जन्म भार भी कम हो जाता है किसी हद तक। अगर विटामिन आयरन की आपकी कमी शरीर में खून कम हो जाता है तो पीलिया भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था, अच्छा ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है कितनी? 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या 1500 ग्राम। तो गर्भावस्था में प्रोटीन हमेशा एक्स्ट्रा रहती है क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, मसल्स ज़्यादा जो है जनरेट होते हैं, बच्चे के भी माँ के भी दोनों के बन रहे होते हैं, इसलिए गर्भावस्था में आपको 900 ग्राम प्रोटीन। अब ये एक दिन की प्रोटीन मत समझ बैठिएगा, ये पूरे 9 महीने की प्रोटीन है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक पूरा गर्भावस्था की बात हो रही। कुल प्रोटीन देखिए लिखा हुआ है, कुल प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। अब एक महीने में मान लीजिए उनको 100 ग्राम प्रोटीन मिला है तो पूरा जाके आपको उनको क्या हो जाएगा, पूरा लास्ट तक उनको 900 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था और धात्री अवस्था और वृद्धावस्था। तो आपको बताना है किस अवस्था में होती है। तो आपको जो है बाल्यावस्था में प्रोटीन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, मसल्स वगैरह बनते रहते हैं, शरीर में टूट फूट कोशिकाओं की होती रहती है, ठीक है। गर्भावस्था और धात्री अवस्था में और वृद्धावस्था में भी आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भावस्था और धात्री अवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में भी माँ 2 लोगों को देखती है, अपने और अपने बच्चे को, और जब वो बच्चे को जन्म दे देती तो भी 2 लोग को देखती है, अपने और अपने बच्चे को, ठीक है। तो प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था और धात्री अवस्था में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा धुंधला है, परेशान मत होइए, मैं बोल रही हूँ। गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा कितनी है? 40 ग्राम, 32 ग्राम, 40 मिलीग्राम या आपका कितना जाएगा 35 मिलीग्राम। गर्भावस्था में लौह के प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा कितनी है? तो गर्भावस्था में लौह की अनुशंसित मात्रा है 24 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम। तो गर्भावस्था में महिलाओं को लौह तत्व तो दुगना चाहिए होता है। जैसे मैं हूँ, मुझसे अगर आप में से कोई गर्भवती महिला होगी, स्त्री होगी, तो उसको दुगना चाहिए होगा, यानी कि 35 से 40 मिलीग्राम चाहिए, यानी कि 40 मिलीग्राम उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरीज ऊर्जा चाहिए? गर्भावस्था की बात हो रही है। तो गर्भावस्था में जो महिला है उसको सामान्य महिला से जैसे 2000 से 2200 कैलोरी जो है सामान्य महिला का चलता है। कितना? 2000 से या 2200 कैलोरी सामान्य महिला का चलता है, ठीक है। उसी में जबकि जो आपका ICMR वाला जो वो है उसमें क्या होता है कि जो गर्भवती स्त्री सक्रिय है तो उसको 300 प्लस चला जाता है, लेकिन अगर वो सक्रिय नहीं है तो 100 प्लस या 200 प्लस चला जाता है, यानी कि 2000 कम क्रियाशील महिला का है तो उसमें प्लस 200, इसीलिए 2000 से 2200 दिया गया है। 2000 मेरे लिए है और 2200 आप में से कोई भी गर्भवती महिला होगी उसके लिए है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है? मैंने बताया कि 200, 400,
300 या 500? तो आपको पता है 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स व पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक व आइसक्रीम, दूध और प्रोटीन से भरपूर भोजन। केक चॉकलेट सबको पसंद है, बताओ कितने लोगों को पसंद? जितने लोगों को पसंद नीचे कहेंगे हाँ मुझे पसंद है, नीचे बताएंगे वो कमेंट में। इसके बाद नूडल्स और पिज्ज़ा कितने लोगों को पसंद है, वो भी कहेंगे हाँ मुझे नूडल्स पसंद है, मुझे पिज्ज़ा पसंद है। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद, तो वो नीचे लिखेंगे कितने लोगों को कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, नीचे कमेंट में लिखेंगे। लेकिन चाहिए क्या? अगर आप में से कोई गर्भवती स्त्री है तो मज़ा तो आ रहा है खूब सुन सके ना, अरे हाँ चॉकलेट और जो है आइसक्रीम बड़ा पसंद है। लेकिन आपको खाना क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए दूध और प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, नारियल खाना चाहिए आपको खजूर खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, ठीक है। आप जो है और भी चीज़ें आप खा सकते हो, आपको जो है केसर खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, ठीक है। नॉन वेज कम खाना चाहिए, घी तेल बहुत कम खाना चाहिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 में, धात्री मतलब होता है दूध पिलाने वाली माँ, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 महीने का है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है 550 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 450। तो जो आपकी धात्री महिला होती है उसको भी 300 से 350 अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसको तो बेचारी दूध पिलाती है दिन भर, थकी है। जिसके पास होंगे बच्चे छोटे उसको तो पता ही होगा, बिल्कुल काम करते रहो लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं लगती है, खाना खाते रहो फिर भी ताकत नहीं मिलती है, ठीक है। तो उनको प्लस 300 या 350 ऊर्जा चाहिए, ठीक है। 2006 है यानी कि RD 2000 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी है प्लस 300 प्लस 500 1000 1200। तो ये तो सब में है, आज भी है तब भी था और कल भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा का नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो आप सबको पता है लेकिन फिर भी देख लो, ये RD आपके आज के नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो। एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता होती है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम। तो मैंने बताया कि गर्भवती स्त्री है या दूध पिलाने वाली माँ है तो गर्भवती स्त्री को हमसे 50% आयरन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 ग्राम आयरन खा रहे हैं तो उसको 3 ग्राम आयरन चाहिए, अगर हम 4 ग्राम आयरन खा रहे हैं तो उसको 6 ग्राम आयरन चाहिए, ठीक है। तो गर्भवती स्त्री को 20 मिलीग्राम आयरन की अधिक आवश्यकता होती है मुझसे, हमसे और जो गर्भवती नहीं है उस स्त्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है अधिक, स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है 1000 100 300 200 400। तो अतिरिक्त कैलोरी 300 की आवश्यकता होती है क्योंकि उसको बहुत अधिक काम करने में उसको बहुत अधिक क्षमता, बहुत अधिक ताकत चाहिए, वो थकती जल्दी है। और जो आयरन है ना उसमें भी यही समस्या है कि उसका जो आयरन है वो प्रतिदिन बच्चे में लगता है, इसलिए उसको जो है आयरन की कमी, एनीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक गर्भवती स्त्री को करीब 59 या 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया। 35 से 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए। जैसे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को करीब 20 से 27 मिलीग्राम आयरन चाहिए, तो हम लोग सफिशिएंट है, हम लोग के लिए गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो एक गर्भवती स्त्री है उसके लिए आपको आयरन कितना देना पड़ेगा, 35 से 40 मिलीग्राम। अगर उससे कम मिलता है तो उसको एनीमिया होने का खतरा हो सकता है। उसी तरह से कैलोरी में भी वही चीज़ है कि अगर उसको कैलोरी कम मिलेगी तो उसको एनर्जी नहीं लगेगी, उसको दिक्कत होगी, उसको ऊर्जा की समस्या होगी, उसको क्षमता कम हो जाएगी, ताकत कम हो जाएगी, तो उसके बच्चे के लिए भी वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु विकास के लिए, गर्भावस्था की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। तो प्रोटीन शिशु के विकास के लिए जरूरी है।
गर्भावस्था में ऊर्जा, आपको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, रक्त निर्माण के लिए आपको आयरन ज़्यादा चाहिए, अस्थि निर्माण के लिए आपको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम। तो आपका जो भोजन है उसमें जब 300 कैलोरी ज़्यादा हो गई है, आपकी जो करीब 20 मिलीग्राम आपका आयरन ज़्यादा हो गया है, तो गर्भावस्था में करीब जो है 65 से 70 या 60 से 70 ग्राम जो है आपकी क्या हो गई है, जो भोजन में अतिरिक्त हिस्सा जो भोजन का होता है वो बढ़ गया। भाई अगर आपका मान लीजिए आपने चावल 1 कटोरी आज मैं 1 कटोरी चावल खा रही हूँ, मान लो कोई गर्भवती स्त्री मेरे बगल बैठी है तो वो 1.5 कटोरी चावल खा रही है, तो इसका मतलब उसको कैलोरी, उसकी एनर्जी, उसको भोजन में उसका कितना जो है एनर्जी, वो भोजन में उसका ग्राम, उसकी मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, तो कितनी 60 से 65 या 65 से 75। तो यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आ गया है 75, तो आप लिखेंगे 75। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3600, 3700 और 2700, 3500, 2300। तो एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर ये नहीं बताया है कि कम काम करने वाली या ज़्यादा काम करने वाली। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कम करने वाली को 2200 या 2300 भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, 2300 भी चलेगा। ठीक है, दोनों चलेगा। मिडिल क्लास वाली जो मिडिल काम कर रही है उसको 2700 और 2500 से 2700। ठीक है, यानी कि 2700 चलेगा उसका, 2700। ठीक है, अगर वो ज़्यादा काम कर रही है तो 3600। ठीक है, या उसका कितना चलेगा, 3300 या आपका चलेगा 3500। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं आपको बताया गया है, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहार ICMR 2010 है, कितना है? 32, 40 मिलीग्राम, 37 मिलीग्राम और 37 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, तो 40 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। वृद्धावस्था में पोषण क्या है, आइए उसको देखेंगे। वृद्धावस्था में पोषण, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, कब्ज है, पोलियो है। ठीक है, इसके बाद स्प्रू है या कर्क रोग है। तो आपको मैं बताऊं, वृद्धावस्था में आपको कब्ज होने की संभावना, देखिए आप अपने बाबा या दादी को देखिए, सास ससुर को देखिए, और कर्क रोग भी कभी कभी होता है, लेकिन वृद्धावस्था में कब्ज ज़्यादा होता है। ठीक, कर्क रोग क्या होता है मैं बता दूं, आप पानी कम जब पीते हैं तो आपको बाथरूम कम लगती है, और जब लगती है तो वो रुक जाती है, वो पास नहीं होती है, और आपका जो पेड़ू होता है, आपका जो स्टमक, जो नाभि से और आपके प्राइवेट पार्ट से ऊपर का भाग होता है, वहाँ पर पेन होता है, क्योंकि वहाँ जो ब्लैडर होता है, यूरिन जो ब्लैडर होता है, यूरिन जो आपका जो है स्थान होता है वो भर जाता है, लेकिन वो पास नहीं हो पाता, तो समस्या होती है। या यूरिन को बहुत देर तक रोक के रखा गया है और उसको उत्सर्जित नहीं किया गया है, बाथरूम आप नहीं गए हो कोई भी, तो जो है वो जब आप कभी बहुत देर बाद जाओगे तो यूरिन पास होने में समस्या होती है, वो वहाँ पर पेन होता है, उसी को कर्क रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग ने 54 क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलिए, किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। बचपन में, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में कम होती है, बचपन में भी अच्छी रहती है, बच्चे दिन भर थोड़ा भागी कूद फांद करते रहते हैं, आप सो नहीं सकते 10 मिनट। अगर दिन में 10 मिनट सो गए, बच्चा जग रहा है, समझ लो कोई कांड तो इतना भयंकर हो जाएगा, वो भी बेचारा चोट चपेट खा जाएगा, और घर का तो सामान जो होगा उसका तो पूछो मत। ठीक है, किशोरावस्था बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल भाग दौड़, ट्यूशन, घर, ये वो, मतलब एकदम से। इसके बाद युवावस्था में तो मतलब काम ही काम है, तो आपका वृद्धावस्था ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये भी बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं लाई थी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट आप चाहते हैं, तो बताएंगे बिल्कुल नीचे कि आप चाहते हैं, और आपका मैंने एक क्वेश्चन पूछा था IDDM का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट में। तब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन और वॉइस नोट के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।